नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर सहायता के लिए। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, एग्रीमेंट्स को लेकर कि आखिरकार कानूनन हमें इससे जुड़े कौन से अधिकार हासिल हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके सामने हो तो भी आप हमारे साथ जुड़कर इस खास कार्यक्रम के माध्यम से अपने लिए बेहतर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता राजेश लाठीकर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो सर, कानून कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया कैसे गया है? हमारे लॉ के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है जो एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरह से बनाना चाहिए और किस तरह से उसको पूरा प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है। सेक्शन 1 से लेकर 18 तक जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसके तहत कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो उसमें डिस्क्राइब की गई है वो उन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त। अगर उस तरह से नहीं बनाया जाता तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती और उसमें कोर्ट दखल नहीं देती, कोर्ट उसको नहीं सुनती। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक ही एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए जी, उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। तो क्या सर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, क्या कुछ फिक्स एलिमेंट्स हैं कि ये चीजें होनी चाहिए या फिर दोनों पार्टीज की टर्म्स एंड कंडीशन को रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि कोई आदमी कोई भी कार्य करने के लिए या उस कार्य को ना करने के लिए कोई प्रपोजल देता है एक दूसरे आदमी को, उस प्रपोजल को दूसरा आदमी एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्ट करने के बाद वो एक एक्सेप्टेंस के बाद वो एक एग्रीमेंट का रूप धारण कर लेता है और उसके अंदर जो पार्टी को जो देना या लेने का उनका ट्रांजैक्शन होता है वो कंसिडरेशन होता है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स एक एग्रीमेंट में अहम होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड किन परिस्थितियों में होगा। कॉन्ट्रैक्ट उसकी भी सर हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो आपने बात की कॉन्ट्रैक्ट की, इसी बीच में आपने एग्रीमेंट का जिक्र भी किया, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं या दोनों चीजें एक ही? नहीं, दोनों चीजें वैसे एक ही है, इनका रूप एक ही है। क्योंकि पहले जो भी दो पार्टीज के बीच के अंदर कोई भी किसी भी कार्य को लेके या कार्य को ना करने या किसी भी वजह से कोई दोनों का एग्रीमेंट होता है, दोनों उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक एग्रीमेंट की फॉर्म होती है। उस एग्रीमेंट की फॉर्म को, उसमें कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती है। पहले जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है, फिर लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए उसके अंदर, उसमें लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट वैलिड होना चाहिए उसके अंदर, और वो रजिस्टर्ड और रिटर्न की फॉर्म में होना चाहिए, पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए करने के लिए, और उसके अंदर कोई एग्रीमेंट करने में कोई कानून के द्वारा कोई ऐसा एग्रीमेंट ना हो जो वॉइड कानून की नज़र में हो। ये सब जब कंडीशंस पूरी होती है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस वक्त हमारे दर्शक रमेश जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से हमारे साथ। रमेश, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ जी, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सबवेंशन प्लान में अगर 6 महीने से अगर कहते हैं बिल्डर अगर इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है तो क्या कहते हैं हम इसके खिलाफ केस कर सकते हैं? ठीक है, आपका कोई एग्रीमेंट इस बारे में है? हाँ जी, एग्रीमेंट है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है जी कि कहते हैं अगर फेज जो है अप्रूव नहीं है तो क्या वो उसके लिए भी हम केस कर सकते हैं? दोनों चीजें आपके सामने आती है। राजेश, जिनका सवाल दरअसल ये है कि अगर वो कोई किसी प्लान के तहत उन्होंने बिल्डर से प्रॉपर्टी ली है, जिस प्लान के तहत अब बिल्डर को इनको कुछ इंटरेस्ट पे करना चाहिए था, बिल्डर वो इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है तो ये क्या कर सकते हैं? प्लस एक हिस्सा उस सोसाइटी का ऐसा भी है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, वहां पर भी कंस्ट्रक्शन कर दी गई है, तो क्या उसके खिलाफ भी बिल्डर के ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है? मैं इसका दूसरा पार्ट पहले लिखता हूँ जी। जो अगर खेत है तो खेत की जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उसका पहले कन्वर्जन कराना होता है लीज होल्ड से फ्री होल्ड में। जी। कोई भी आप जो कंसर्न आपके एरिया के अंदर तहसीलदार वगैरह होते हैं, जो वहाँ पर आपके कमिश्नर्स वगैरह होते हैं, जो उनकी प्रॉपर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आपको
वहाँ पर बिल्डर को चाहिए, या आप अगर जैसे दो खेत, किसान का खेत है, वो उसको लैंड यूज़ उसका चेंज कराना होगा, उसको एग्रीकल्चर से कमर्शियल कराना होगा या उसको रेजिडेंशियल कराना होगा। वो कराने के बाद उसके बाद उनको प्रॉपर परमिशंस लेनी पड़ती है। उसके लिए वो एकदम खेत काट के, प्लॉट काट के बेचेंगे तो वो इनवैलिड ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बाद में जी। तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उसमें जब तक आप कन्वर्जन नहीं कराएंगे तब तक आप अगर बेचते हैं तो वो इनवैलिड है। और जहाँ तक आपका पहला पार्ट है इसका, जो इनका पहला सवाल था कि क्या हम इंटरेस्ट ले सकते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें देखने की होती है कि उनका आपका एग्रीमेंट किस तरह का है। अगर आपके एग्रीमेंट में क्लॉज है कि अगर फला डेट तक आपको उन्होंने पोजीशन नहीं दिया, कोई चीज़ आपने उनसे खरीदी है, पोजीशन नहीं दिया, और उसके बाद उसमें एग्रीमेंट के अंदर इंटरेस्ट की क्लॉज है, अगर इंटरेस्ट की क्लॉज है उसके अंदर, तो बेशक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको, लीगली आप एंटाइटल हैं उस इंटरेस्ट को लेने के लिए। और दूसरा पहलू ये भी है कि अगर मान लीजिए आपको उन्होंने जो देने का उन्होंने वादा किया है कि इस तारीख तक आपको कब्जा मिल जाएगा और उन्होंने नहीं दिया, पेनल्टी क्लॉज है, वो भी मिल सकता है। और अगर वो नहीं भी है वहाँ पर और आपको डिले कर रहे हैं पोजीशन देने के लिए, तो उसके लिए भी आप प्रॉपर आप इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं, आपको कंपनसेशन। बिल्डर इंटरेस्ट नहीं दे रहा है कोई जी, अगर नहीं दे रहा तो आप उसको एक नोटिस दीजिए, लीगल नोटिस दीजिए, पहले एप्लीकेशन दीजिए, लीगल नोटिस दीजिए, उसकी पूरी प्रक्रिया है। ये डेफिशिएंसी सर्विसेज के तहत भी आता है, क्योंकि फोरम में सर इसकी शिकायत हो सकती है, शिकायत भी हो सकती है जी। जहाँ से इन्होंने अपने कंसर्न परमिशंस ली हुई है अपने प्रॉपर्टी को डेवलप करने की, वहाँ पर भी आप लिखित शिकायत दीजिए, वो भी एक्शन लेंगे उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अश्योरेंस दी होती है कि हम सब चीज़ों को नियम के तहत करेंगे, और नियम का जब उल्लंघन होता है तो वहाँ पर इस तरह की कंप्लेंट्स आप वहाँ भी उनको भी दे सकते हैं, अदरवाइज आपके पास लीगल रेमेडीज भी। ठीक है सर, इस वक्त अवधेश जुड़ चुके हैं हमारे दर्शक हम तक उन्नाव से। अवधेश, अपनी बात आप रखें, कैसे की सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी सर नमस्कार, मेरा नाम अवधेश सिंह है। नमस्कार अवधेश जी नमस्कार, मैं सर जिला उन्नाव से बोल रहा हूँ जी। जिला उन्नाव पड़ता है बांगर मऊ जी। बांगर मऊ का ब्लॉक है, ब्लॉक का मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ बीडीसी। आपकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं अवधेश, अपनी समस्या बताइए। समस्या ये है कि मैंने कई बार अपने गांव में जो कॉलोनियां और कई खरंजा पंजा की हमने आरटीआई डाल रखी है, आरटीआई का जवाब सर आज तक मुझे नहीं मिला है। जी, कितना वक्त हुआ आपको आरटीआई डाले हुए? आरटीआई डाले हुए साल हो गया कम से कम 6 महीने तक। ठीक है, तो कोई जवाब आपका आया, रिजेक्शन का जवाब आया, कुछ रिजेक्ट कर दी गई है, ऐसा कुछ आया? कोई भी जवाब मेरे पास नहीं आया। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। इनको पहले ये देखना पड़ेगा आरटीआई जहाँ इन्होंने कंसर्न जगह दी है वो आरटीआई की जुरिडिक्शन में आता है कि नहीं आता, जहाँ भी इन्होंने दिए, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं कि किस जगह इन्होंने आरटीआई दी है। अगर वो नहीं आता तो उनके ऊपर कोई कानूनी बंदस नहीं है वो जवाब देना दे, अगर वो कानून आरटीआई के दायरे में नहीं आते तो। अगर वो आरटीआई के दायरे में आते हैं, अगर वो आरटीआई के दायरे में आते हैं तो उनको एक टाइम लिमिट होती है, उसके अंदर उन्हें जवाब देना होता है, और अगर वो जवाब नहीं देते उस टाइम लिमिट के अंदर तो उनके ऊपर पर डे के हिसाब से पेनल्टीज भी हैं जो प्रिस्क्राइब की गई है उसमें आरटीआई एक्ट के अंदर। और उसके बाद अगर वो आपके रिजेक्ट करते हैं तो आपके ऊपर जाने का अपीलेट अथॉरिटीज भी होती है जी। अगर आपके पास आरटीआई का जवाब नहीं आ रहा तो पहले आप प्राथमिक तौर पे आप ये देखिए कि आपने जो आरटीआई जिस डिपार्टमेंट में दी थी वहाँ पर रिसीव हुई है कि नहीं हुई। अगर वहाँ पर रिसीव हुई है तो आप दोबारा से दीजिए कि आप हमने आरटीआई वहाँ पर दी है, आपके डिपार्टमेंट में ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उस आरटीआई के तहत, आपने हमें नहीं प्रोवाइड करी, आप आरटीआई के दायरे में आते हैं तो वो आरटीआई अगर गलती से उन्होंने जवाब नहीं दे पाए तो उनके ऊपर फाइन भी इम्पोज होगा और आपको वो जवाब भी देने के लिए बाध्य है कानून। ठीक है अवधेश, मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर सहायता आपको मिली है। सर आपसे जानना चाहूंगा कि जो हम लोग अग्रीमेंट की बात करते हैं तो कैसे माना जाए कि कौन सा अग्रीमेंट वैलिड है, कौन सा अग्रीमेंट वैलिड नहीं है? बड़ा अहम सवाल है इसमें। देखिए जी, जो एग्रीमेंट्स होते हैं दो पार्टियों के बीच में और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट इंग्रेडिएंट्स फुलफिल करते हैं जी, सेक्शन 1 से लेकर 18 तक, पहले प्राइमरीली वो, फिर सेक्शन 19 आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 20 होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और 1 से 18 तक की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो वो, और रजिस्टर्ड है, राइटिंग में है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एग्रीमेंट जी। और जो एग्रीमेंट वॉइड की कैटेगरी में होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो एग्रीमेंट सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 की डेफिनेशन में रजिस्टर्ड भी करने की जिसको जरूरत नहीं है जी, वो कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी हद तक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और जैसे सेक्शन 2 की डेफिनेशन जो 17(2) में डेफिनेशन दी गई है 100 रुपये से नीचे, क्योंकि इनका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है,
जी। उसको अगर आप चैलेंज करने जाएंगे तो वो एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है लॉ के अंदर, उसको सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल के आप एनफोर्स करा सकते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें दोनों पक्षों की सहमति सब कुछ है, और वो आप प्रॉपर रजिस्टर्ड कराया हुआ है, आपने प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी दी है उसके अंदर। जैसे गिफ्ट डीड हो गई, पार्टीशन डीड हो गई, रेलिंग्विशमेंट डीड हो गई, सेल डीड हो गई, ये सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आते हैं। और जो सेक्शन 17(2) ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहा गया है जिनको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, वो हो गया जैसे अर्नेस्ट मनी बयाना का एग्रीमेंट हो गया। उस बयाने के एग्रीमेंट के अंदर आप एक प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए सहमति बनाते हैं, और जब आप पूरा पैसा देंगे तब आपका एक सेल डीड बनेगी, इस चीज़ के लिए आप कहते हैं। तो वो एक सेल डीड बनाने के लिए आप अश्योरेंस दे रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एग्रीमेंट तब तक एनफोर्सेबल नहीं है। एनफोर्सेबल जब तक आपका वो कंप्लीट जब तक नहीं होता, जब तक आप उसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कंप्लीट ना हो जाए, आप पूरी पेमेंट देकर अपने नाम में रजिस्ट्री ना करा। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि समझा जा सकता है कि एग्रीमेंट को जब रजिस्टर करा ले जाता है तब जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जो हम लोग आमतौर पर जो हम एपी लगातार इस बारे में बात करता भी रहा है कि जो बिल्डर के साथ जो बायर्स का एग्रीमेंट होता है उसमें वो इतना लंबा चौड़ा एग्रीमेंट होता है, इतना लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि संभव हो नहीं पाता उतना कि लीगल टर्मिनोलॉजी उसमें इस्तेमाल की होती है कि एक नॉर्मल आदमी उसको समझ सके। अगर बाद में कोई केस सामने आता है और ये कहा जाता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्डर के फेवर में है, तो क्या बायर के पास अथॉरिटी रहती है कि उसके बावजूद भी उसको चैलेंज कर सके, ये दलील देते हुए कि भाई उस वक्त इसके बारे में बायर अनजान था? देखिए, जो बायर एग्रीमेंट्स होते हैं, जो इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, वो एग्रीमेंट नॉर्मली वन साइडेड बनाते हैं ये लोग, वो सारी क्लॉजेज अपने फेवर की डालते हैं उसके अंदर जी। और जो बेचारा जो परचेजर होता है, इनोसेंट बायर होता है उस प्रॉपर्टी का, उसको लीगल कानूनी जानकारी नहीं होती कि इसकी मेरे को एक एक क्लॉजेज पढ़नी चाहिए और उसकी कॉन्सिक्वेंसेज जाननी चाहिए कि कल को मेरे को क्या दिक्कत आएगी। वो अनजाने में उसको साइन कर लेते हैं। वो उसके अंदर एक आर्बिट्रेशन क्लॉज भी डाल देते हैं नीचे। उस आर्बिट्रेशन क्लॉज में वो आर्बिट्रेशन की जुरिडिक्शन भी डाल देते हैं। मान लीजिए आपने एक किसी से एग्रीमेंट करा, वो बिल्डर बॉम्बे में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस लेके बैठा है, उसने एग्रीमेंट बनाया उसने अपना, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज बॉम्बे की डली है जी। अब आर्बिट्रेटर भी वो अपना अपॉइंट करते हैं। अब यहाँ पर जो परचेजर है उनको इन चीजों की जानकारी नहीं होती जी। वो उसको साइन कर देते हैं। अब वो लीगली बाउंड हो गए जी। क्योंकि वो एग्रीमेंट है आपका और वैलिड एग्रीमेंट है आपका जी। क्योंकि वो एग्रीमेंट ये कह रहा है कि जब आप पूरी पेमेंट देंगे आपके नाम में रजिस्ट्री होगी, जैसे सेक्शन 17(2) ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में डिफाइन है। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपका वैलिड नहीं है एग्रीमेंट। अब उसके अंदर वो सारी कंडीशंस अपनी इन्फोर्स करता है आपके ऊपर, थोपता है एक तरह से कहा जाए। पूरी जानकारी आपसे लूंगा। इस वक्त विकास सोनभद्र से हमारे दर्शक हम लोग जुड़ चुके हैं। विकास, अपनी बात आप रखें, कैसे आपके सहायता हम लोग कर सकते हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है विकास? विकास, आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच चुका है। इंडियन लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम की तरफ से आपको जल्द कॉल जाएगा, बेहतर सहायता आपकी की जाएगी। पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जब कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात करते हैं, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात करते हैं, तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो सेक्शन 20 में डिफाइन किए गए हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो किसी कानून के तहत जो एग्रीमेंट ही नहीं है जी। कानून जिसको बार करता है कि ऐसे एग्रीमेंट नहीं बना सकते हम, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वॉइड एब इनिशियो कहते हैं इनको। और जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक पार्टी के ऑप्शन के ऊपर उसको वो वॉइड करा सकता है अगर वो चाहे तो, और चाहे तो उसको अडॉप्ट भी कर सकता है। वो वॉइडेबल होता है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अदर पार्टी जो अफेक्टेड हो रही है उससे। जैसे मिसरिप्रेजेंटेशन से कोई एग्रीमेंट आपने बना लिया, कोई फ्रॉड करके चीटिंग करके एग्रीमेंट बना लिया उसके साथ, कोई आपने धमकी दे के एग्रीमेंट बना लिया। अब ये दूसरी पार्टी पे निर्भर करता है कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है बाद में लेटर स्टेज के ऊपर, क्योंकि पार्टली कंप्लाई हो गई है उसकी कुछ कंडीशन, तो वो वॉइडेबल कैटेगरीज में आता है। सेक्शन 9 डिफाइन करता है इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो ये वॉइड और वॉइडेबल कैटेगरीज है। फिर कुछ और दूसरी तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर गारंटी होता है, कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडेमनिटी होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनकी भी अपनी अपनी काफ़ी लीगल वैलिडिटी है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन में आते हैं और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सारे। और जो वॉइडेबल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं है। ये ऑप्शन होता है दूसरी पार्टी के ऊपर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। वॉइड तो एब इनिशियो वॉइड होते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसकी कोई वैलिड लीगल वैलिडिटी नहीं होती। और जो एनफोर्सेबल इन लॉ होते हैं वो वही कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हम तो जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी इस बारे में देने के लिए और दर्शकों की समस्याओं में बेहतर उनकी सहायता करने के लिए।
इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को समान रूप से सही समय पर बेहतर न्याय मिले। इस बारे में अगर आपके सामने कहीं भी कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो हम यहाँ मौजूद हैं आपके लिए, आपकी हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर और कारगर निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ। नमस्कार।